रीट इंडिया के सभी नर्सिंग स्टूडेंट का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमने पिछले 2 दिनों में हार्ट के बारे में पढ़ाई करी वो आपके लिए काफी यूजफुल होगी। चाहे आपने हार्ट के ऊपर कोई ऑपरेशन या ऐसा तो नहीं करना, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये बॉडी में जो हमारा हार्ट है ये इसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि अगर हार्ट चलना बंद हो जाएगा जिस दिन, उस दिन हम लोगों की डेथ हो जाएगी। तो हम यही चाहेंगे ना कि हमारा हार्ट जो है बहुत आराम से सब काम करे, इसके ऊपर कोई ऐसा हम बोझ ना डालें कि जिससे वजह से ये जल्दी थक जाए। तो उसी के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमारे भोजन में फैट की मात्रा कम होनी चाहिए, और इसी को ही हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि हार्ट की प्रॉब्लम्स जानने के लिए कौन कौन से हम टेस्ट कराते हैं, और अगर कोई सीरियस पेशेंट हो जिसकी हार्ट की प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटल में जब उसको एडमिट करते हैं तो हम कौन से वार्ड में उसको एडमिट करते हैं, ICCU। तो इसमें जो सी वर्ड है 2 बार आ रहा है। तो आई मीन्स इंटेंसिव, मैंने बहुत ज्यादा। सी मीन्स केयर, केयर मैंने उसकी देखभाल। और दूसरा जो सी है वो कार्डियक के लिए है, यानी हार्ट। तो हार्ट के पेशेंट जिनको बहुत सीरियस कोई प्रॉब्लम है और बहुत अधिक देखभाल की जरूरत है, तो उनको हम ICCU में एडमिट करते हैं। अब बेटे, जैसे हमारा सेशन कल खत्म होने को आया था, तो उसी टाइम, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, पर मैंने फिर भी पूरी कोशिश की कि आपको समझा दूं। तो कई बार हम पिक्चरों में भी देखते हैं या लोगों को कहते हुए भी सुनते हैं कि इस बच्चे के हार्ट में छेद है। ये सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। जो हार्ट में छेद होता है ये जन्म से होता है। ये नहीं हो सकता कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पैदा हो और उसके हार्ट में छेद नहीं था, बाद में जाके छेद बना। ऐसे नहीं हो सकता। छेद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल। तो बेटे, होल का आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए, HOLE। होल मैंने सुराख। इंग्लिश का एक और वर्ड है होल, WHOLE। होल मैंने सारा। आई वॉन्ट टू ईट होल समोसा, मतलब मैंने पूरा समोसा खाना है। तो होल पेयर ऑफ वर्ड्स में भी आपने 10th में पढ़ा होगा। तो होल का मतलब सुराख। तो आप कहेंगे मैडम ये बच्चे के हार्ट में सुराख क्यों हो गया जन्म से? क्योंकि अगर उसकी मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम में कोई ऐसी मेडिसिन खा ली हैं जो माँ से ब्लड के रास्ते बच्चे में चली जाती हैं, तो बच्चे का जो हार्ट है उसमें ग्रोथ होते हुए रुक जाती है, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया हो। तो चलो, तो ये तो अलग बात हुई। पहले हमें ये समझना है कि ये होल होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि हमारे में 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स। लेकिन जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब 7वें महीने के बाद या 7वें महीने तक गर्भ में जब बच्चा है तो उसका एक ऑरिकल होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है। जैसे 7 महीना कंप्लीट करता है तो 8वें महीने में उसमें एक दीवार सी बननी शुरू हो जाती है, जो ऊपर से शुरू होके हार्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होके नीचे तक आएगी और इसी तरह नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये ऊपर वाली और नीचे वाली दीवारें जब आपस में जुड़ जाती हैं तो ये जो बीच का दीवार है जिसको हम सेप्टम कहते हैं, ये कंप्लीट बन जाता है। इसी तरह वेंट्रिकल्स में भी ये सेप्टम बनता है। तो ये सेप्टम बनने से जो हमारा ऑरिकल एक था 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। इसीलिए हम बोलते हैं राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। इसी तरह जो वेंट्रिकल में दीवार बनी उसके भी 2 चैम्बर्स बन गए, एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। तो इसीलिए पहले जमाने में तो बेटे ये टेस्ट नहीं होता था। आजकल सभी डॉक्टर्स ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चा पैदा होने वाला है इसके सारे अंग ठीक ठाक हैं कि नहीं, या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम कोई है तो हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हों डिलीवरी के टाइम बच्चे की केयर करने के लिए। समझ आ गया बेटे? तो ये हमारा होल है। तो होल अगर बिल्कुल छोटा सा है
तब हम क्या करेंगे कि बच्चा जब बर्थ हो जाएगा उसका, तो बच्चे का रंग भी थोड़ा नीला नीला होगा, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है। तो होल होने से क्या नुकसान है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अगर लेफ्ट साइड का ब्लड राइट में चला गया तो लेफ्ट में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजन वाला, और राइट में कौन सा है, दूषित ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो अगर साफ ब्लड गंदे में चला गया तो कोई नुकसान नहीं है, जैसे साफ पानी नाली में चली जाए तो नाली और साफ हो जाएगी। और अगर ये गंदा ब्लड जो हमारे राइट साइड में है इस सुराख से लेफ्ट में आ जाए, तो लेफ्ट में पहले कौन सा था, ऑक्सीजन वाला, पर अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला गंदा ब्लड भी हमारे लेफ्ट साइड में ऑरिकल में और फिर उसके बाद वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल ब्लड कहाँ भेजते हैं, बॉडी में। तो अब जो बच्चे की बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन। तो अब जो ऑक्सीजन की मात्रा उसकी मान लो 65% या 70 होनी चाहिए थी, अब उसमें मिक्सिंग होने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई। ऐसे में बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होगी। और बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होगा, खेल कूद करेगा, बाकी बच्चे तो खेलते हैं पर उनमें ऑक्सीजन सफिशिएंट है, पर इस बच्चे के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ये बच्चा जल्दी थक जाता है, दौड़ेगा या भागेगा तो इसका सांस फूलेगा। तो ऐसे में डॉक्टर्स पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं जब बर्थ होता है कि इस बच्चे की आपको बहुत केयर करनी है। केयर क्या करनी है कि इसको ज्यादा लोगों ने उठाना नहीं है ताकि बच्चे में इन्फेक्शन ना आ जाए। घर में बहुत साफ सफाई का ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चे की खुराक बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर बच्चे की खुराक बहुत अच्छी है और किसी तरह की बीमारियां बच्चे को नहीं पकड़ती, तो हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी समय बिताने के बाद ये जो छोटा सा होल था हो सकता बंद भी हो जाए। पर अगर ये होल बंद नहीं होता तो फिर डॉक्टर्स इसका ऑपरेशन करके उस सुराख को बंद करते हैं। जैसे मान लो आपके कपड़े में छोटा सा छेद है, तो आप क्या करते हो, रफू करते हो, रफू करने से वो छेद बंद हो जाता है। इसी तरह कार्डियक सर्जन जो होगा, अब यहाँ ऑपरेशन कौन करेगा, जनरल सर्जन नहीं, कार्डियक सर्जन। हमने पढ़ा था ना शुरू में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल, तो इसमें कौन से डॉक्टर करेंगे, कार्डियक सर्जन। सर्जन मीन्स जो ऑपरेशन कर। तो ये बेटे हमने थोड़ा सा इस बारे में जानकारी ली। अब आप कहेंगे कि मैडम जब आप पढ़ा रहे थे तो आपने ये बताया कि हार्ट में से जो नाड़ी निकलती है साफ ब्लड लेके जाती है और वो पूरे बॉडी में जाती है, और इस नाड़ी को हम आर्टरी कहते हैं। और जो वापस आती है, अब जब हमारे शरीर का अंग खत्म हो जाता है तो नेचुरल आगे तो रास्ता बंद हो गया ना, तो उसने वापस आना है। जैसे आपकी बस जाती है, आगे टर्मिनल आ गया, फिर वो वापस आती है। इसी तरह अगर बेटे तुम आप अपना हाथ देखो, है ना, एक तरफ हथेली है और दूसरी तरफ हाथ का ऊपरी हिस्सा है, तो ऊपरी हिस्से पे आप देखोगे बहुत सारी खून की नाड़ियां हैं। तो आप कहेंगे मैडम ये सारी नाड़ियां नीले नीले से रंग की हैं, और जो हमारी हथेली के पास नाड़ी थी जिसको हम पल्स कहते थे, पढ़ा था ना जब वाइटल साइंस, अंगूठे के नीचे कलाई पे 2 उंगलियां रखो तो खून की नाड़ी आपको उछाल मारती हुई पता चलेगी। तो ये नाड़ी तो उछाल मार रही है, पर जो हमारे हाथ के ऊपर नाड़ी है ये तो उछाल नहीं मार रही। तो इसका क्या मतलब है, हमारे शरीर में जो ये खून की नाड़ियां हैं ये 2 तरह की है। तो एक नाड़ी को हम आर्टरी कहते हैं और दूसरी नाड़ी को हम वेन कहते हैं, VEIN। तो अब मैं आपको ये फर्क बताऊंगी कि आर्टरी और वेन में क्या फर्क है, तभी आपको समझ आएगा कि जो पल्स है वो हम आर्टरी पे देखते हैं क्योंकि उसमें उछाल आता है, और जो वेन है इसमें उछाल नहीं आता है, इसीलिए हम इसमें अपनी पल्स नहीं देख सकते। तो इसी तरह के और भी कई डिफरेंसेस हैं आर्टरी और वेन में। तो अब आप एक अपना कॉपी पे एक वो बना लो, जैसे कि एक डायग्राम बनाते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो आप एक पहला कॉलम तो लिखो सीरियल नंबर, जिसको हम क्रम संख्या कहते हैं। तो ये तो इसकी तो आधी इंच की भी लाइन डालोगे तो एक खाना ये बन गया।
सेकंड थोड़ा बड़ा बनाना, पॉइंट्स। पॉइंट्स मीन्स क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सेकंड हमारा जो कॉलम बन गया किस चीज का, पॉइंट्स का। थर्ड कॉलम बना लो आर्टरी का, ठीक है। फिर आर्टरी के बाद एक और लंबी लाइन डाल लो, उसके बाद वाली जो स्पेस है उस पे लिख लो वेन, VEIN, वेन। तो इसका मतलब ये जो हमने चार्ट बनाया या कॉलम्स बनाए, इसके कितने हमने हिस्से किए, 4। पहला बिल्कुल पतला सा जिसमें क्रम संख्या लिखेंगे, फिर सेकंड थोड़ा बड़ा जिसमें पॉइंट्स लिखेंगे कि दोनों में क्या क्या फर्क है, फिर तीसरा आर्टरी और चौथा वेन। समझ आ गया। अब सबसे पहले लिखो पॉइंट 1। पॉइंट 1 में लिखो लोकेशन। लोकेशन मैंने स्थान। लोकेशन का क्या मतलब है, स्थान, कि आर्टरी कहाँ होती है और वेन कहाँ होती है। तो लिख लो लोकेशन यानी स्थान। तो आर्टरी के नीचे लिखो डीप डाउन। डीप डाउन का क्या मतलब है, गहराई में। जितनी आर्टरीज होती हैं ये सब गहराई में होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती। समझ आ गया बेटे। तो जो आर्टरीज हैं हमारी, ये हमारी सारी गहराई में होती हैं। और वेन्स कहाँ होती है, सुपरफिशियल सरफेस पे। सुपरफिशियल सरफेस का मतलब है ऊपरी सतह पे। तो आर्टरीज और वेन में क्या फर्क हुआ, हमारा पहला पॉइंट लोकेशन। लोकेशन मैंने स्थान। तो जो आर्टरीज हैं वो डीप डाउन है, तो आर्टरीज के नीचे लिख लो डीप डाउन। डीप डाउन का क्या मतलब है, गहरी सतह पे। और वेन्स में लिखो ऊपरी सतह यानी सुपरफिशियल, ऊपरी सतह। इसीलिए आप वेन को देख सकोगे, आर्टरी को देख नहीं सकते हो। सेकंड पॉइंट लिखो विजिबल। विजिबल मीन्स दिखना। विजिबल का क्या मतलब है, दिखना। तो नेचुरल जब हमने फर्स्ट पॉइंट पे लिखा कि आर्टरी गहराई में है तो इसलिए दिखाई नहीं देती। तो आप लिखो विजिबल पे नो। विजिबल मीन्स नो, मीन्स दिखाई नहीं देती। और हमारी वेन्स जो हैं क्योंकि ऊपरी सतह पे हैं इसलिए दिखाई देती हैं। तो आप अपने हथेली जो है आपकी, इसकी ऊपरी सतह में देखो कितनी मोटी मोटी आपकी खून की नाड़ियां नजर आती होंगी, और हथेली पे कोई नाड़ी नहीं आपको नजर आएगी, क्योंकि जितनी भी हमारी आर्टरीज हैं वो डीप डाउन है। थर्ड पॉइंट पल्सेशन। थर्ड पॉइंट पल्सेशन। पल्सेशन मीन्स उछाल मारना। तो आर्टरीज में यस, क्योंकि जो आर्टरीज है डायरेक्ट उसका कनेक्शन किसके साथ है, हार्ट के साथ है। तो हार्ट दबता है और अपना ब्लड आर्टरी में डालता है, इसलिए आर्टरी में उछाल आता है। तो पल्सेशंस यस, आर्टरी के नीचे लिखो यस और वेन के नीचे लिखो नो, क्योंकि इसमें कोई भी उछाल नहीं आता। आपको देखने से ही रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने हथेली की ऊपर वाली सरफेस पे देखो तो मोटी मोटी आर्टरीज तो, वेन्स तो दिखाई देंगी, पर इसमें उछाल नहीं है। ठीक हो गया ये पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट लिखो या जो भी नंबर आता है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स लचीलापन। जैसे आप गुब्बारा है उसको तो खींच सकते हो क्योंकि उसमें लचीलापन है, पर कागज को खींच सकते हो, कागज को खींचोगे तो फट जाएगा। तो इलास्टिसिटी दोनों में से किसमें ज्यादा है, रबड़ में ज्यादा है या इलास्टिक में ज्यादा है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट इलास्टिसिटी यानी लचीलापन। आर्टरीज में यस, आर्टरीज में यस, तभी उसमें एक्स्ट्रा ब्लड आता है तो वो खींच के उस ब्लड को अपने में एकोमोडेट कर लेती है। और वेन्स में नो, लचीलापन, वेन्स में लचीलापन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स इसका जो जाने का रुझान है या इसकी डायरेक्शन क्या है, किस तरफ जाती है। आर्टरीज हार्ट से निकल के शरीर के तरफ जाती है, यानी अवे फ्रॉम हार्ट। जितनी आर्टरीज हैं वो ब्लड लेके हार्ट से दूर जाती हैं। तो हार्ट से जो ब्लड दबने से निकलता है आर्टरी में आता है और आर्टरीज उसको बाकी अंगों में, बाकी जो दूर सारे अंग हैं उनमें लेके जाती है। तो डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, आर्टरी के नीचे लिखो अवे फ्रॉम हार्ट
और वेन में लिखो टूवर्ड्स हार्ट। तो दूषित ब्लड कहाँ होता है, उंगली से जब वापस आता है तो अब किस में जाएगा, हार्ट में, क्योंकि हार्ट से ही फिर वो फेफड़ों में जाएगा साफ होने के लिए। तो डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, आर्टरी में टूवर्ड्स द हार्ट, और वेन में लिखेंगे अवे द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से बोलती हूँ। डायरेक्शन में आर्टरीज में अवे फ्रॉम द हार्ट और वेन्स में टूवर्ड्स द हार्ट। पर इसमें बेटे सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन मीन्स एक फर्क है। वो क्या फर्क है, अभी मैंने आपसे बोला कि आर्टरीज जो है स्वच्छ ब्लड हार्ट से दूर लेके जाती हैं, पर एक पॉइंट ऐसा है, जब हमने पढ़ा था, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ना, वहां से ब्लड बाहर की तरफ जाता है, तो किसमें जा रहा है, वो लंग्स में शुद्धिकरण के लिए। तो इसलिए डेफिनेशन के हिसाब से तो हमें इसको बोलना चाहिए था आर्टरी, है ना, क्योंकि अवे फ्रॉम हार्ट जा रहा है। पर इसमें तो दूषित ब्लड है, और ये हमारी जो है दूषित ब्लड जो अवे फ्रॉम जा रहा है, ये हार्ट से उससे, तो इसमें डेफिनेशन अलग हो जाएगी, आर्टरी होते हुए इसमें दूषित ब्लड। तो चलो इतना कंफ्यूज ना होने की जरूरत है, कम से कम ये इतने पॉइंट्स जो ऊपर वाले बताए हैं वो ही समझ लो कि आर्टरीज में ब्लड हार्ट से अवे जाता है, और वेन्स में जो ब्लड है टुवर्ड्स द हार्ट आता है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको डिफरेंसेस समझ जाओगे तो आपको पढ़ाई में और आसानी होगी। अब मैंने आपको सेकंड पॉइंट क्या लिखाया है, विजिबल, दिखाई देता है। तो आर्टरीज तो गहराई में दिखाई नहीं देती, तो इसलिए हम ग्लूकोज का ड्रिप या जो भी पानी, ग्लूकोज का, सलाइन का जो हम ड्रिप लगाते हैं, है ना, वो किस में लगाएंगे, फिर वेन में लगाएंगे, क्योंकि वेन्स हमें दिखाई दे रही, आर्टरीज तो दिखाई नहीं दे रही, वो बहुत गहराई में है। और पल्स हम किस में देखेंगे, जिसमें उछाल आता है। तो उछाल कौन से में आ रहा है, आर्टरी में आ रहा है या वेन्स में आ रहा है, आर्टरीज में। तो इसीलिए जो पल्स हम देखते हैं, नब्ज देखते हैं, वो आर्टरीज पे देखते हैं, और जो ग्लूकोज का ड्रिप या पेशेंट को और जो हमने आर्टरीज में वेन्स में इंजेक्शन लगाना है, वो हम वेन्स में लगाते हैं, क्योंकि वेन्स हमें दिखाई देती है। समझ आया सबको? तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा बेटे बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब हम दो तरह की खून की नाड़ियों की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये दोनों तरह की खून की नाड़ियां क्या हैं। तो बहुत अच्छा समझने के लिए अपने रसोई का नल और नाली को याद कर लेना। तो नल क्या चीज है, जिसमें साफ पानी आता है, और नाली क्या चीज है, जिसमें गंदा पानी जा रहा है। तो गंदा पानी घर से बाहर जा रहा है या घर की तरफ आ रहा है, तो वो गंदा पानी लेके जा रहा है। तो आर्टरीज में स्वच्छ ब्लड है, यानी ऑक्सीजनेटेड। तो आर्टरीज किसके बराबर होगी, नल के पानी के बराबर, और जो हमारी वेन्स है वो किसके बराबर होगी, नाली के बराबर। समझ आया? तो ये बेटा हमारा आज खत्म हुआ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी हार्ट और हार्ट से जुड़ी हुई नाड़ियों के बारे में। तो ये जो नाड़ियां हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं 2 दिन से लगातार, हार्ट भी पढ़ रहे हैं, उसमें भी ब्लड है, वो दबता है और वॉल्स खुलते हैं और ब्लड चलता है शरीर में। तो आखिर ये ब्लड है क्या चीज, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये आपने क्या बनाया, आप कहेंगे मैडम मैंने चाय बनाई है आपके लिए। तो मैं पूछूंगी ना ये चाय कैसे बनती है, तो आप कहेंगे पानी है, पत्ती चीनी है और दूध है। अगर आप चीनी के बिना पीते हो तो हम चीनी नहीं डालेंगे, पर कहेंगे उसको चाय, क्योंकि इसमें चाय की पत्ती गिरी हुई। तो चाय की पत्ती के बिना थोड़ी चाय बन सकती है, चाहे आप लेमन टी बनाओ या कोई टी बनाओ। समझ आ गया ना? तो इसी तरह अब हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज ब्लड, ठीक है, ब्लड क्या है। तो इस सिस्टम का नाम क्या होगा, हीमोपोएटिक सिस्टम। तो आज की डेट डालो, आज की डेट जो भी डेट 28 है या 29 लिख लो। तो आज की डेट में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, एक तो सेप्टम को कंटिन्यू किया, दूसरा आर्टरी और वेन में डिफरेंस बताया, और अब मेन नया सिस्टम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हीमोपोएटिक सिस्टम। तो अगर बेटे आपको स्पेलिंग नहीं आते तो मैं बोल रही हूँ तो या तो लिख लो
या आप ऐसे भी कर सकते हो, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, या हिंदी में लिख लो सिस्टम ऑफ ब्लड। हीमोपोएटिक सिस्टम क्या है? इट इज ए सिस्टम ऑफ ब्लड, जिसमें हम पढ़ेंगे ये ब्लड होता क्या है। और अगर हीमोपोएटिक के स्पेलिंग लिखने हैं तो मैं बोल भी देती हूँ, HAEMO, हीमोपोएटिक, PIOTIC, हीमोपोएटिक सिस्टम, SYSTEM, हीमोपोएटिक सिस्टम, ब्रैकेट में लिख लो सिस्टम ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले लिखो व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है ना, या हम कह सकते हैं क्वालिटीज ऑफ ब्लड, ब्लड क्या होता है, क्या है। तो ब्लड कैसा होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है? इट इज ए लिक्विड। तो लिखो ब्लड इज लिक्विड, लिक्विड मीन्स तरल पदार्थ है। नेक्स्ट इज थिक, थिक मैंने गाढ़ा, पतला नहीं है। वो कहने में तो होता है आजकल लोगों का खून पतला हो गया, पर पतला थोड़ी हो गया। तो आप जो ब्लड है इट इज थिक, गाढ़ा होता है। चिपचिपा, चिपचिपे की इंग्लिश क्या होती है? स्टिकी। तो पहले आप सारा हिंदी में लिख लो, फिर इसका अनुवाद करके मैं इंग्लिश में भी बता दूंगी। इट इज ए लिक्विड, थिक, स्टिकी, चिपचिपा, बैड स्मेल, स्मेल बड़ी बदबूदार होती है, रेड इन कलर, ठीक है, रेड इन कलर, खून लाल रंग का होता है ना, जामुन रंग का थोड़ी होता है, लाल रंग, रेड, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? इफ इट कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल, अगर उंगली कट जाए और खून बाहर निकले और कहीं गिर जाए जमीन पे या आपके कपड़ों में, तो एक क्लॉट सा बन जाता है। क्लॉट मीन्स जैसे जम सा जाता है। तो बस बॉडी में जब चल रहा है तो तब क्लॉट्स नहीं बनते गाढ़े गाढ़े ऐसे कत्ते से, है ना, कत्ते समझ रहे हो ना, जैसे कलेजी के या ब्लड के गाढ़े गाढ़े टुकड़े होते हैं। तो ब्लड जो है, अगर ब्लड वेसल से खून की नाड़ी से बाहर आ जाए तो ये जम जाता है, और उस जमने वाले टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? क्लॉट। और उस क्लॉट के चारों तरफ हल्का हल्का पिंक कलर का या ब्राउन कलर का पानी पानी। तो हमने ब्लड की परिभाषा क्या पढ़ी? इट इज लिक्विड, पहला, इट इज स्टिकी, थिक है, स्टिकी है, बैड स्मेल है, रेड इन कलर है, बदबूदार भी हो गया, और नाड़ी से बाहर आए तो जम जाता है। और एक पॉइंट और है जो कि हमें सिर्फ कई बार होता है, उंगली कट जाती है हम मुंह में डाल लेते हैं, है ना। तो टेस्ट कैसा है? सॉल्टी। ब्लड मीठा नहीं होता, नमकीन, सॉल्टी। इसका टेस्ट कैसा है? सॉल्टी। सॉल्टी मीन्स नमकीन। तो ये हमारे ब्लड के जो उसकी परिभाषा में हम ये लिखेंगे ब्लड कैसा होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड का क्या काम है हमारे शरीर में, ये हम पढ़ेंगे। जो ब्लड है इट इज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट मीन्स वाहक। ब्लड इज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने वाला वाहक। तो ट्रांसपोर्ट में जैसे आजकल है तो सभी लोग हम घर में बैठ गए थे, क्योंकि ना तो बसें हैं, ना एरोप्लेन है, ना गाड़ियां चल रही हैं। तो ये सारी चीजें किस चीज के साधन है? एक जगह से दूसरी जगह जाने की। तो अगर ये साधन ना हो तो हम यहीं बैठे हुए हैं ना सब अपने अपने घरों में। तो जो ब्लड है इट इज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये फर्स्ट ये है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आप कहेंगे मैडम ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस किस चीज का? जितने भी हमने खाना खाया था तो उसमें से जो एनर्जी हमने पढ़ा था अंतड़ियों में से उसमें आ जाती है, नाड़ियां होती हैं, अंतड़ियों के ऊपर जाल है, वो जाल में खून में ये हमारी एनर्जी आती है, और फिर ब्लड इस एनर्जी को सारे हमारी बॉडी के सिस्टम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तब भी हम जब खाली पेट होते हैं तो हमारे में एनर्जी नहीं होती, तो हमें सुस्ती छाई रहती है ना, वीकनेस लगती है।
तो इट इज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ एनर्जी। सेकंड क्या चीज है, इट इज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ वेस्ट मटेरियल। आगे हम जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि यूरिन में कैसे बनता है यूरिन, क्योंकि जो हमारे ब्लड में गंदगी है वो गुर्दों में लाता है और गुर्दे उस छन्नी उसको छानते हैं। तो इट इज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑल्सो। इसी तरह आपने लंग्स में पढ़ा था, ब्लड कहाँ जाता है, फेफड़ों में। तो फेफड़ों में जाके क्या आता है, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। तो अगर ये खून की नाड़ियां ना होती, वेंट्रिकल से ब्लड अगर लंग में ना जाता तो ब्लड का शुद्धिकरण कैसे होता। तो फेफड़े उसका करते हैं। तो फेफड़ों में भी खून की नाड़ियों का जाल है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। समझ आ गया। तो वेस्ट मटेरियल का भी हो गया, जैसे यूरिन की फॉर्म में या हमारे गैसेस की फॉर्म में, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट और किस चीज का ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारी बॉडी में जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है वो भी हमारे ब्लड में आती है। हम पढ़ेंगे कि कौन से हमारे बॉडी के सेल्स हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षित रखते हैं, जो हमारे बॉडी के सेफ गार्ड्स हैं। जैसे कि आपके गेट कीपर होता है, या हम सोचते हैं कि ये जो है उसके साथ उसकी सुरक्षा के लिए है। तो वो सारे मटेरियल्स हमारे किसमें होते हैं, ब्लड में। नेक्स्ट और किस चीज का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमने लिवर में पढ़ा था ना, ब्लीडिंग कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स बनाता है। तो अगर ये फैक्टर्स बनते हैं तो ये सारे ब्लड में आ जाते हैं। तो ब्लड में अगर हमारी उंगली कट जाए तो हम तो कुछ भी नहीं करते, फिर भी ब्लीडिंग बंद हो जाती है, क्योंकि हमारे ब्लड में जो सारे ब्लड में ब्लीडिंग कंट्रोल करने वाले ये फैक्टर्स घूम रहे हैं, जो कि अगर हमारी उंगली थोड़ी सी कट जाए तो ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाती है। वो क्या फैक्टर्स हैं बेटे, अगर इसकी प्रतिक्रिया हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको इसका क्या क्या काम है ये बता रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपकी मम्मी का क्या क्या काम होते हैं घर में। कहेंगे मम्मी सारा घर तो मम्मी ही संभालती है मैडम जी। सुबह सबसे पहले उठती है, पानी भरना, चाय बनाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, प्रेस करना, घर साफ करना, और जब टाइम मिले तो हमें पढ़ाती भी है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, आपकी मम्मी। इसी तरह ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और हर एक चीज जो जो जहां चाहिए उसको देता है। अब एक चीज और है बेटे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए। वो क्या चीज है, एक छोटा बच्चा बड़ा कैसे हो जाता है, या एक लड़की है या कोई लड़का है, वो पहले तो बच्चा कहलाएगा, उसके बाद एडोलेसेंट किशोर अवस्था, जब उसके ये दाढ़ी मूछ भी आने लगती है। तो आप कहेंगे मैडम इसकी दाढ़ी मूछ कैसे अपने आप आनी शुरू हो जाती है, आवाज भी भारी होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह गर्ल्स में भी चेंजेस आते हैं। जब एक लड़की छोटी होती है तो उसकी बॉडी बिल्कुल बच्चों की तरह होती है। जब वो 10-12 साल की होती है तो शरीर में थोड़ा उभार आना शुरू होता है, ब्रेस्ट की ग्रोथ होनी शुरू होती है। फिर थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो पीरियड स्टार्ट होते हैं, मेंसेस जिसको कहते हैं। तो ये सारी चीजें उसकी बॉडी में चेंजेस कहाँ से आए, ये सारी चेंजेस जो है लाने वाला कौन है, हमारा ब्रेन है। तो ब्रेन में हमारे सेल्स बने हैं, वहां से ये लिक्विड निकलता है, और ये लिक्विड किस में जाता है, ब्लड में। तो अगर किसी में ये लिक्विड या जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं कम होंगे तो नेचुरल है उस पेशेंट में या उस लड़की में वो जिस चीज का हार्मोन है वो अगर वो कम होगा तो उसका जो फंक्शन है उसमें नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ब्रेन में हार्मोन्स बनते हैं या और जगह जो चीजें बनते हैं उसको ले जाने वाला वाहक कौन है, ये हमारा ब्लड है। तो ब्लड जो है हमारे ये सारे काम जो ले जाने वाले होते हैं ये कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। तो इट मीन्स इसके अलावा बेटे और भी कई चीजें हैं जो ब्लड हमारा ये सारे काम करता है। तो हम उनको एक एक को बड़ी डिटेल में उतना आप पढ़ नहीं सकते, या बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो आप अगर एक वर्ड यही याद कर लो, ब्लड हमारे सिस्टम का क्या चीज है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो हमारी बॉडी में जहां जहां जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो ब्लड के थ्रू जाती है। तो इसीलिए अगर इन चीजों में कोई कमी हो जाए तो हम किस चीज का टेस्ट करेंगे, ब्लड का टेस्ट करेंगे।
कि ब्लड में इसका अमाउंट कितना है। हमने पढ़ा था ना सीरम बिलिरुबिन जॉन्डिस, तो ब्लड ही तो टेस्ट किया था, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कितना है। तो मैंने ये थोड़ी कहा था यूरिन टेस्ट कर लेना तो कोलेस्ट्रॉल का पता चलेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो चर्बी हमने खाना खाई वो किसमें है, हमारे ब्लड में। तो ब्लड टेस्ट करने से हमें कई चीजों का पता चलता है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल बेटे एक चीज और है, हमारे शरीर में कोई बीमारी के कीटाणु है। कौन से बीमारी के कीटाणु? मलेरिया। तो आप क्या टेस्ट करते हो? मलेरिया का। अब आपने ये टेस्ट नहीं सुना, ये जो हमारा ये कोविड वायरस आया है, इसका जो टेस्ट करते हो, है ना, बॉडी में ब्लड लेके तो करते हो, यूरिन लेके थोड़ी करते हो। तो जो कोरोना वायरस आया है वो भी बॉडी में है कि नहीं, टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसमें हम कौन सी चीज का ब्लड टेस्ट कर रहे हैं? ब्लड का टेस्ट। तो इसका मतलब बीमारी के कीटाणु भी हैं, जो भी होते हैं वो भी हमारे ब्लड में भ्रमण करते हैं। तभी हम आगे जाके जब मलेरिया पढ़ेंगे तो आप सबने भी देखा होगा ना, मैं पूछती हूँ कि उसको बड़ा तेज बुखार है, तो बुखार तो एक सिम्टम है, टाइफाइड में भी बुखार है और मलेरिया में भी बुखार है। तो दोनों में कैसे पता चलेगा ये टाइफाइड है और मलेरिया नहीं? अभी टेस्ट नहीं कराए। आप कहेंगे मैडम बड़ा सिंपल आंसर है, मलेरिया में बड़ा जाड़ा लगता है, दो दो रजाइयां करनी पड़ती हैं, दांत किटकिट करते हैं, और इन चीजों से हमें पता चल जाता है पेशेंट को मलेरिया। तो वो जो कीटाणु हैं वो किसके अंदर है? ब्लड में। इसीलिए वो जो कीटाणु बॉडी में रिएक्शन करते हैं और पेशेंट को जाड़ा लगता है। समझ आया बेटे? तो इट मीन्स ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी। और अगर हार्ट, ये ब्लड को पंप कौन कर रहा है? हमारा हार्ट कर रहा है ना। हार्ट इसको धक्का मारता है तो ये आगे आगे चलता जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको एग्जाम्पल, तो चलो इसकी सिमली का नहीं है, गाय के थन में से दूध कैसे आता है? आप थन को दबाते हो तो थन में से दूध बाल्टी में जाता है। तो इसी तरह हार्ट दबता है और ब्लड कहाँ जाता है? नाड़ी में, और नाड़ी से सारे शरीर में घूमता है। तो अगर ये हमारा जो ब्लड है ये नाड़ी में चल रहा है, और जिस दिन हार्ट रुक जाएगा तो ये ब्लड चलना भी बंद हो जाएगा, फिर हमारी पल्स नहीं बनेगी। ठीक है ना, जो ब्लड भ्रमण कर रहा था वो रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं पेशेंट के ब्रेन में जाएगी। इसीलिए जो पेशेंट कोमा में चले जाते हैं उनकी यही सारी प्रतिक्रियाएं होती है। समझ आया? कोमा में पेशेंट की डेथ नहीं है, पर पेशेंट जो है बेहोशी की हालत में है। तो ना तो उसको ये पता चलता है मुझे दर्द हो रहा है, सेंसेशन सारी खत्म हो जाती है। कोमा में पेशेंट को यही नहीं पता चलता मुझे यूरिन आया है कि टॉयलेट लेटरिन आई है। तो ये सारी पढ़ाइयाँ जो पूरे बॉडी में सब चीजें जा रही हैं, ये किसके थ्रू जा रही हैं? ब्लड। तो इसीलिए ब्लड का टेस्ट हम करते हैं, जिससे हमें सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब आप कहेंगे मैडम ये तो आपने पढ़ा दिया कि ब्लड का फंक्शन क्या है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? बनावट। जैसे चाय में क्या है? पानी के बिना चाय बनेगी? तो सबसे मेन पॉइंट चाय में क्या है? वाटर, मतलब लिक्विड। फिर उसको गर्म करो या बर्फ डालो, ठंडी करो, फिर उसमें चाय पत्ती वो जो चीजें हैं। तो इसका मतलब कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मीन्स बनावट। तो अब लिख लो, ब्लड में एक लिक्विड पार्ट है। ठीक है, क्या चीज है? ब्लड में एक लिक्विड पार्ट है। इस लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो लिख लो, ब्लड इज इक्वल टू, इक्वल का निशान डालते हैं ना मैथमेटिक्स में, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा, PLASMA, प्लाज्मा, प्लस सेल्स। सेल्स का मतलब कण, सेल्स, CELL, सेल्स। सेल्स मैंने कण। तो सेल्स जो हैं हमारे आगे जाके लिखेंगे 3 तरह के होते हैं। ब्लड में कण कितने तरह के हैं? 3 तरह के। और इन कण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्स। और तीसरा इसमें एक चीज और है, प्लस फाइब्रिन। फाइब्रिन, FIBRIN, फाइब्रिन। तो फाइब्रिन की हिंदी क्या होगी? रेशे। जैसे आप ये चारपाई का बान होता है,
तो अगर उसको हम थोड़ा सा ऐसे हाथ से मरोड़ें तो उसकी सारी तारें अलग अलग हो जाती हैं। तो जो तारे तारें अलग अलग हो जाती हैं इसको हम रेशे कहते हैं, इंग्लिश में फाइब्रिन। समझ आ गया? तो इसका मतलब हमारे ब्लड में 3 मुख्य चीजें हैं, मेन थिंग्स, 3 मेन थिंग्स हैं। बाकी तो वो है ही है, विटामिन है, ये वो, उसकी बात नहीं कर रही। जो मेन कंपोजिशन है, बनावट है, इसके बिना ब्लड नहीं बन सकेगा। तो पहला है लिक्विड पार्ट, सेकेंड इज सेल्स, थर्ड इज फाइब्रिन, रेशे। ठीक है? जो लिक्विड पार्ट है उसको नीचे लिखो प्लाज्मा, जो कण है उसके नीचे लिखो 3 टाइप्स के कण हैं। फर्स्ट, रेड ब्लड सेल्स। पहला कौन सा मैंने बोला? रेड ब्लड सेल्स। तो अगर वर्ड रेड है तो इसका मतलब लाल, ब्लड मैंने खून, लाल खून के कण, पहला। सेकंड इज व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट मैंने सफेद। तो एक तो लाल रंग के कण है, दूसरे सफेद रंग के कण है। तो सफेद रंग के कण को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको तो आरबीसी बोला, रेड ब्लड सेल, इसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहेंगे। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं बेटे, इसका नाम एक और भी है, क्योंकि जब रिपोर्ट पढ़ोगे ना तो कई बार तो WBC लिखा होगा। W मीन्स व्हाइट, B मीन्स ब्लड, C मीन्स सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का एक और नाम भी है, वो नाम है ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट, LEUCO, के नहीं है ल्यूको में, के नहीं है, CO है, ल्यूकोसाइट, CYTE, ल्यूकोसाइट। ठीक है? तो पहला हमारा रेड ब्लड सेल्स, दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्रैकेट में लिख लो ल्यूकोसाइट, और तीसरा हमारा क्या है? प्लेटलेट। तीसरा क्या है? प्लेटलेट्स। तो हम पढ़ेंगे कि इन तीनों में क्या क्या इनकी बनावट होती है और तीनों का क्या क्या काम है। और तीसरा हमारे में क्या है? फाइब्रिन। तो फाइब्रिन क्या चीज है? रेशे हैं, धागों की तरह है। जैसे ऊन को भी आप खोलो तो पतली पतली तारें उसकी अलग हो जाती है। तो हमारे ब्लड में फाइब्रिन भी है। फाइब्रिन का बेटे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो आपकी उंगली रसोई में कट जाती है, ये किसकी बदौलत बंद होती है? फाइब्रिन की। तो फाइब्रिन जहां उंगली कटी हुई है उसके ऊपर ये रेशे रेशे जम जाते हैं। जैसे आप छत बनाते हो तो ऊपर वो सरिये डालते हो ना, एक लंबाई में एक चौड़ाई में, और उसको तारों से बांध देते हो, तो उसके ऊपर फिर गारा मिट्टी सब डालते हो, तो जिससे आपका छत बन जाता है। इसी तरह ये फाइब्रिन जहां हमें चोट लगी थी, कट गई थी, तो ब्लड में से फटाफट फाइब्रिन उस कट के ऊपर आ जाते हैं, और उसके ऊपर जो है और जो फैक्टर्स हैं ब्लीडिंग कंट्रोल करने वाले, वो जम जाते हैं और एक क्लॉट सा बन के ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब एक एक को पॉइंट को मैं आपको अलग अलग पढ़ाऊंगी। सॉरी बेटे, समझ आ रहा है सब बच्चों को? अजय जी, सबको समझ आ रहा है? हेलो हेलो। हाँ मैम, सबको समझ आ रहा है ना? यस मैम। मैं चैट में भी लिख देता हूँ इन लोग को, जो आप बोलते हो ना मैं इन लोग को लिख देता हूँ। हाँ, तो वही यही है कि इनको कोई इसमें पढ़ने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें एक एक करके हम पढ़ेंगे डिटेल में, ताकि इनको सिस्टम ऑफ ब्लड अच्छी तरह समझ आना चाहिए। क्योंकि आगे के जितने भी हमारे ब्लड के टेस्ट होंगे इन पे ही निर्भर है। समझ आ गया? तो बच्चों की अगर कोई डिफिकल्टी हो तो क्लास में मैं आज चाहे 10 मिनट पहले हम लेसन पूरा करके जितना पढ़ा है उसके बारे में भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो ये पूछ लें, क्योंकि लास्ट क्लास में भी इन्होंने क्वेश्चन कुछ नहीं पूछने का टाइम मिला था। तो जिस टाइम भी आप सोचो कि नहीं अब इसके बाद मैं इनसे क्वेश्चन आंसर्स या इनकी डिफिकल्टीज के बारे में पूछूं, तो हम पूछ सकते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज ब्लड, पहले ये पढ़ा। फिर फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ा कि ब्लड का क्या क्या काम है। फिर हमने पढ़ा कॉम्पोजिशन, ब्लड की बनावट क्या है। तो अभी हमने जो ये सब कुछ पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि ब्लड में एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको प्लाज्मा कहेंगे, और जो बाकी है
वो कण हैं हमारे, जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, और तीसरा क्या है, फाइब्रिन। अब बेटे ये सोचो कि अगर मैं एक टेस्ट फाइब्रिन ट्यूब का में, किसमें काम होता है मैम? फाइब्रिन का अधिकतर फाइब्रिन का काम किसमें होता है? ब्लड की ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। जैसे आप छत डालनी है तो आप सरिये डालते हो ना, हाँ तो ऐसे ही हमारा जो फाइब्रिन है, जहाँ हमारा कट उंगली पे लगा है वहां हाँ। ये रेशे जम जाते हैं। अच्छा। तो एक जाल सा बिछा देते हैं, इसके ऊपर प्लेटलेट्स जम जाते हैं। प्लेटलेट्स जो तीसरे तरह के कण है, वो ईंटे की तरह है। तो जैसे आपकी दीवार में छेद हो जाए तो आप ईंटा लगाते हो ना, फिर सीमेंट और गारा लगाते हो तो छेद बंद हो जाता है। तो इसी तरह हमारी उंगली या ऐसे कोई चोट लगी हो तो वहां ये ब्लीडिंग को कौन कंट्रोल करेगा? फाइब्रिन करेगा, प्लेटलेट्स करेंगे, और लिवर से जो हमारे ब्लीडिंग कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स आए। तो ये हम आगे डिटेल में अभी पढ़ेंगे, अभी हम आज उनकी पढ़ाई नहीं हमने करी है, अभी तो सिर्फ हमने नाम जाना है। अब करेक्ट एक करेक्ट। ठीक है ना, अब ठीक है। एक चीज और है, अगर हमने ये पढ़ा कि उंगली से अगर ब्लड नीचे गिर जाता है तो एक कत्ता सा बन जाता है, क्लॉट सा, और उसके चारों तरफ हल्के पीले रंग का या ब्राउनिश सा लिक्विड आ जाता है। ये हमेशा हर का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटे, बड़ा आसान है, अगर आप नॉनवेज खाते हो, जो भी मटन लाते हो, उसका ब्लड गिरता है तो थोड़ी देर बाद देखोगे वो ब्लड जम जाता है और चारों तरफ उसके येलो कलर का या ब्राउन कलर का एक लिक्विड आ जाता है। तो इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? सीरम। तो सीरम सिर्फ लिक्विड पार्ट है, जिसमें सेल्स तीनों तरह के और फाइब्रिन सारे मिलके एक क्लॉट सा बना देंगे और ऊपर एक क्लियर लिक्विड आ जाएगा। तो इसको ऐसे समझो, कई ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें हम ये नहीं चाहते कि हमारा ब्लड जम जाए, तो उसमें हम वो एक दवाई डाल देते हैं जिससे ब्लड क्लॉट ना करे। कईयों में होता है कि ब्लड क्लॉट कर जाए, तो उसमें डायरेक्ट आपने देखा होगा जो लेबोरेटरी वाले हैं वो सिरिंज लेके आपकी नाड़ी में सुई डालते हैं और ब्लड ले लेते हैं सिरिंज। अब ये जो उन्होंने ब्लड लिया, इसको क्या करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। टेस्ट ट्यूब तो समझे ना, जो पारख नली हिंदी में बोलते हो, क्या बोलते हो? टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको खड़ा कर देते हैं। उससे क्या होगा? हमारे ब्लड में हमने पढ़ा था ना, प्लाज्मा, कण और फाइब्रिन, तो अब ये सारी चीजें थी ब्लड में। अब ये क्या करेंगी? सारी चीजें नीचे जाके जम जाएंगी, नीचे सेटल हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए, आपके पास मटमेला पानी है, ग्लास में है, तो ग्लास में अगर वो पानी डाल के रख दोगे तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? सारे मिट्टी के कण और जो भी सब कुछ था नीचे सेटल हो जाएगा और ऊपर एक लिक्विड आ जाएगा। इसी तरह हमारे ब्लड में, ये टेस्ट ट्यूब में ब्लड ले लेते हैं और सारे जो उसमें चीजें हैं, कण हैं, वो नीचे सेटल होके एक ब्लड का क्लॉट बना देंगे और ऊपर क्लियर फ्लूइड आ जाएगा। ये जो क्लियर फ्लूइड है, इसका नाम है सीरम। तो अपनी कॉपी में एक डायग्राम बनाओगे, एक टेस्ट ट्यूब दिखाओगे, ठीक है, उसमें आपने लिख दिया 10 तक, जैसे 1 2 3 4 या 5 तक, ऐसे जैसे इंचेस के निशान होते हैं वो डाल के उसमें लिखोगे ब्लड, ठीक है। फिर उसके सामने एरो डाल के एक और टेस्ट ट्यूब बनाओगे जिसमें लिखोगे कि नीचे ब्राउन कलर का एक क्लॉट बन गया और ऊपर क्लियर लिक्विड आ गया। तो ये जो ऊपर क्लियर लिक्विड आया है, इसका नाम है सीरम। क्या नाम है? सीरम। तो सीरम सी से नहीं स्टार्ट होता, एस से, SER लिख लो, SERUM, सीरम। तो जो हमारे टेस्ट होते हैं बेटे, ब्लड जो पेशेंट के लिए हम टेस्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द ब्लड जो टेस्ट होते हैं वो सीरम से होते हैं। किससे होते हैं? सीरम से। तो लेबोरेटरी वाला आएगा, आपके कोने के ऊपर जो नाड़ियां नजर आ रही हैं, तो आप खुद सोचो, जो वो सैंपल लेकर जा रहा है वो कौन सी नाड़ी में से ले जा रहा है? आर्टरी में से या वेन से? आपको के वेन से, क्योंकि आर्टरीज तो गहराई पे हमें दिखाई नहीं देती। तो ये सारी ब्लड वेसल्स जो हमारी हाथ पे नजर आ रही हैं, ये उन्हीं में से ब्लड लेता है। इसी तरह कई बार आपने देखा होगा, वो आपको कहते हैं मुट्ठी बंद करो जोर से, और आपके कलाई, ये जो कोनी है, इसके ऊपर एक रबड़ की ट्यूब सी बांध देते हैं।
जिससे कि सर्कुलेशन रुक जाए, जो खून वापस जा रहा था, हमने पढ़ा था ना वेन्स में बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड जाता है, और आगे आपने रुकावट कर दी तो नाड़ियां क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। तो उसी नाड़ी में वो सुई डाल के ब्लड ले ले। अब वो ब्लड लेके क्या करेगा, टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको थोड़ी देर के लिए खड़ा कर देंगे स्टैंड पे, तो क्या हो जाएगा, सारे ब्लड के कण नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर क्लियर लिक्विड आ जाएगा। तो इस लिक्विड का नाम है सीरम, SERUM। तो जितने हमारे टेस्ट मोस्टली होते हैं वो सीरम से होते हैं। सीरम बिलिरुबिन पढ़ा था ना, ऐसे ही हमने पढ़ा था सीरम कोलेस्ट्रॉल। तो सारे जो हमारे मोस्टली टेस्ट हैं वो सीरम से होते हैं। और अगर हमने होल ब्लड से ब्लड टेस्ट करने हैं, हम ये चाहते हैं कि नहीं हमने ये टेस्ट अलग अलग करने हैं, सारे कण अलग अलग नजर आने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो ब्लड लेते हैं सिरिंज में जैसे ट्यूब में डालेंगे, उसमें एक दवाई डाल देते हैं जिससे हमारा ब्लड क्लॉट ना करे, उसमें सीरम ना बने और सेल्स भी आपस में नीचे बैठ के क्लॉट ना बने। तो उसमें हम ऐसी एक दवाई होती है, एंटी कोआगुलेंट बोलते हैं, ताकि जो ब्लड है हमारा जमे नहीं। तो होल ब्लड से वो टेस्ट होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कौन से टेस्ट होते हैं। कभी आपने बेटे नाम सुना है हीमोग्लोबिन? डॉक्टर कहते हैं ना तेरा हीमोग्लोबिन बड़ा कम है। या मैं और बताऊं, कई बार डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो वो आपके आंख की जो नीचे वाली ये पलक है ना, एक ऊपर वाली होती है जिसमें बाल बाल है, ऐसे नीचे वाली उसको नीचे करता है और आंख को ऐसे देखते हैं। वो क्या देख रहे हैं उसमें, है ना, वो ये देख रहे हैं जो आपकी नीचे की पलक के अंदर की लाइनिंग है वो सफेद सफेद है या सुर्ख लाल है। वो लाल किसकी वजह से है, क्योंकि खून की नाड़ियां हैं, तो जितना खून ज्यादा होगा उतनी ज्यादा लाल नजर आएंगी, और अगर खून शरीर में कम है तो ये कम नजर आएंगे। और डॉक्टर कहाँ देखते हैं, आपके नाखून पे देखते हैं। नेल पॉलिश ऑफकोर्स नहीं लगाई होनी चाहिए कि आपके जो नाखून है कितने गुलाबी है। वो तो आपने अगर लेपा पोती कर ली उसमें नेल पॉलिश तो थोड़ी नजर आएंगे। इसीलिए जब डॉक्टर के पास जाओ तो सिंपल बन के जाओ। अगर सपोज करो मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, अब डॉक्टर ने मेरी आईज में देखना कि मेरी आईज में लाली कितनी है, और मैं खूब सारा काजल वाजल इधर उधर की चीजें और लगा के चली जाती हूँ, तो एक तो डॉक्टर देखेगा उसके हाथ गंदे होंगे और आपका चेहरा और खराब हो जाएगा, कहेगा ये डॉक्टर कैसा है, मैं तो इतना अच्छा मेकअप करके आई थी, क्या मेरी शक्ल बना दी इसने। तो सिंपल बन के जाओ ना डॉक्टर के पास, क्योंकि उसने देखना है आपके शरीर में कहीं खून की कमी तो नहीं है। तो ये बेटे हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स होते हैं। तो खून की कमी हम पढ़ेंगे, डॉक्टर कहते हैं ना आपके खून की कमी है, तो उस खून की कमी का क्या मतलब है, क्या कि पूरा जितना खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है वो कम है या कोई और चीज कम है, उसी को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। लाल कण बोल रही हूँ ना मैं, तो लाल कण वो लाल क्यों है, क्योंकि वो उसके अंदर लाल रंग का मटेरियल है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो चलो बेटे अभी तो मैं इतना कणों के बारे में और बाकी ब्लड के बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। तो कल मैं आपको बताऊंगी रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, इसके अंदर का लिक्विड क्या है। जैसे कि एक घोड़ा है बड़ा ताकतवर है और एक मरियल टट्टू है, तो आप कौन सा वाला पसंद करोगे, जो बहुत ताकतवर है। तो इसी तरह हमारे शरीर में हमारा जो खून है उसमें ताकत कितनी है, मतलब उसमें लाली कितनी है। और अगर उसमें हीमोग्लोबिन कम होगा तो नेचुरली ये बच्चा जो है ना तो उसको पढ़ाई याद रहेगी, जो पढ़ता है वो भी, और हमेशा सुस्ती चाहिए रहेगी। तो बेसिकली मैम कल हम लोग हेमोग्लोबिन पढ़ेंगे, रेड सेल्स, सारे सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की बनावट, उसका फंक्शन क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स उनका फंक्शन क्या है, और फिर प्लेटलेट्स उसका फंक्शन क्या है, एंड व्हाट इज फाइब्रिन। ओके मैम, ठीक है। अब बच्चों से पूछो कोई इनकी आज की क्लास की कोई डिफिकल्टी है तो बताएं मुझे। आप लोग को किसी को कुछ पूछना है मैम से, जो कल मैम ने अच्छे से आप लोग को जो बताया था और आज भी बताया है अच्छे से आप लोग को जो बताया है, किसी को रेड ब्लड के बारे में, व्हाइट ब्लड जो मैम ने लिक्विड के बारे में बताया, प्लाज्मा के बारे में बताया, आपको फैब्रिन के बारे में, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप लोग बताएंगे एक एक करके, सोनीपत से भी या तारू से भी, जो लोग हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स, जो अब मैम ने बताया उसको नोट भी कर लेना आप लोग। नहीं अच्छा चलो आज के क्वेश्चन लिखो पहले।
हाँ, आज के क्वेश्चन लिख लो आप लोग प्लीज, फटाफट लिखो। व्हाट इज हीमोपोएटिक सिस्टम? हीमोपोएटिक सिस्टम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? हीमोपोएटिक सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ ब्लड। सेकेंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन मैंने हमारे शरीर में ब्लड क्या कर रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? थर्ड, composition of blood. Next is composition of blood. ठीक है, ओके मैम, ये भी लिख लिया आपने। What is serum? What is serum? ठीक है। What is full form of RBC, WBC? ठीक है। What is the other name of WBC? What is the other name of WBC? जैसे बच्चे को क्लास में कक्कू कक्कू या पप्पू पप्पू बुलाते हो, वैसे उसका नाम विनोद है। तो विनोद और पप्पू एक ही तो हैं, तो दो नाम से एक घर का नाम हो गया, एक बाहर का हो गया। तो ये बेटे आपके क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, जितने मैंने आज तक क्वेश्चंस बोले ना, तो डेट वाइज आप भी लिख के रखिएगा कि हर क्लास के क्या क्या क्वेश्चंस थे। क्योंकि अगर ये मेरे पास भी होंगे तो कभी हम आपस में फ्यूचर में मान लो कभी मिलते हैं या ऑफिस में या कहीं, तो फिर उस टाइम मैं सारांश में सारे चैप्टर्स एक बार रिवाइज करूंगी फेस टू फेस। ठीक है, वो अभी की बात नहीं है, जब कभी ये कोरोना और हेल्दी एटमॉस्फेयर हो जाता है तब की बात। करेक्ट। जिसे भी ये सारे आज की क्लास को पहला क्वेश्चन, अच्छा एक मेरे पास मैसेज आया। पहला क्वेश्चन कौन सा बोल रहे हो मैम? व्हाट इज हीमोपोएटिक सिस्टम? हीमोपोएटिक सिस्टम, अच्छा हीमोपोएटिक सिस्टम, HAEMO, हीमोपोएटिक, PIOTIC। ये जब मैंने फर्स्ट आगे की क्लासेस ली थी ना, व्हाट आर द डिफरेंस बॉडी, तब भी लिखवाया था हीमोपोएटिक सिस्टम। व्हाट इज हीमोपोएटिक सिस्टम, एंड उसके बाद व्हाट इज ब्लड, what is the function of blood, what is the composition of blood, और ये सारा आप लिखोगे। और कल हम दोबारा से कणों के बारे में पढ़ेंगे पूरा। बेटे घर से ना कॉपी पेंसिल जब क्लास में होते हो ना, खोल के बैठा करो, क्योंकि सारी बातें तो दिमाग में नहीं ना बैठ सकती कि मैं बाद में लिख लूंगी। ठीक है बेटा, थैंक्स टू एवरीबॉडी।